नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th विषय गणित इनका पेपर का सॉल्यूशन और इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन है और 1 से लेकर लास्ट एंड तक 29 के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिए अपने साथ। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पेपर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है, बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 23 वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा वर्गमूल 225। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या का आपको पूछा है, तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो पहले का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। परिमेय संख्या पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा दोस्तों, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल 225 दिया है और वर्गमूल 225 को आपको पता है आंसर कितना आएगा, 15, और 15 एक p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार पहले का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दोस्तों इसकी आपको घात बतानी। तो इनकी घात x को देखिए, x पर अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है दोस्तों। तो इस बहुपद की अधिकतम घात दोस्तों 2 हो जाएगी और आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु। अब दोस्तों x अक्ष पर बिंदु 2 3 तो हो नहीं सकता। x अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसका अर्थ है x का जो पॉइंट होगा y का पॉइंट 0 रहेगा। तो यहाँ पर अब किसी भी निर्देशांक को लिखते हो तो पहला x का निर्देशांक होता है, x का पॉइंट होता है, फिर y का पॉइंट होता है। x अक्ष पर बिंदु तब होगा जब x का मान 2 रहेगा और y का मान 0 रहेगा। इसका अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट हो जाएगा। बी के अंदर 2 और 0 है, यहाँ पर x का मान 2 है, y का मान 0 है। इसका अर्थ है इस बिंदु को जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये x लाइन पर बनेगा। चौथा प्रश्न दोस्तों देखिए पहले का, वो है रेखा, एक समीकरण दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 6। अब इनको संतुष्ट करने वाला युग्म, संतुष्ट करने वाला युग्म करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें x और y के मान दिए हुए हैं और आप x और y के मान रखिए लेफ्ट की ओर और राइट के बराबर यदि आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, x और y की वैल्यू रखोगे आंसर 6 आ जाएगा इधर राइट लेफ्ट से, तो आप कहोगे वो इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। इसका ए ऑप्शन कहता है, ये ऑप्शन कहता है 1 और 2। 1 और 2 का अर्थ है x बराबर आपको 1 रखना है और y बराबर 2 रखना। 1 और 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 से 2 प्लस y की जगह 2 और ऑप्शन में 4 आ जाएगा जो कि असत्य है। इसका अर्थ है ये आपके पास ऑप्शन होगा नहीं, असत्य है। पहला ऑप्शन राइट होगा नहीं। दूसरा देखिए, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है बी, जिसमें ऑप्शन 2 और 1 दिया हुआ है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है। तो आप इसके अंदर y की x की 2 रखोगे, 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस है, y की जगह रखोगे y 1 है और आंसर 5 आएगा जो कि असत्य, क्योंकि वहां पर राइट की ओर आपके पास सत्य दिया हुआ है जो बराबर नहीं है। इसका अर्थ है 2 और 1 की भी संतुष्ट नहीं करेगा। सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट के अंदर 2 2 दिया हुआ, इसको बिंदु को देखिए, यहाँ पर x की भी वैल्यू 2 है और y की भी वैल्यू 2 है। जब आप इस समीकरण के अंदर रखोगे तो 2 के साथ 2 का गुणा करोगे 4 आएगा, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 लिख दो और आंसर में कितना आएगा, स। अतः जो सही उत्तर रहेगा, अतः सही उत्तर, अब जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो सी रहेगा, क्योंकि यह आपने x और y की वैल्यू रखी और x और y की वैल्यू समीकरण में रखी और राइट पक्ष के बराबर आ गई। इसका अर्थ आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर सी है। अगला देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन पहले का क्या कहता है, एक बिंदु से होकर 0 1 2 अनंत, यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखा। इस खालिस्तान में जो आपके पास आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, अनंत रेखा खींची जा सकती है। छठे प्रश्न को देखिए दोस्तों। छठा प्रश्न है ऋजु कोण का
माप होगा, त्रिज्यीय कोण का जो माप होगा दोस्तों वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग की कसौटी कसौटी करते नियम को लागू नहीं कर रहा। एस एस कर सकते हैं, ए एस ए कर सकते हैं और ट्रिपल एस कर सकते हैं, लेकिन एस एस ए नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास एस एस ए आपके पास राइट ऑप्शन है हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास 7 का जो आपको ये पूछा गया है निम्न में से असत्य कौन सा है, इसका अर्थ है इस नियम को इस नियम के आधार पर आप नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, एस एस ए नियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर आपको गलत पूछा है। इस प्रकार आपके पहले के 7 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अगला देखिए दोस्तों, पहले का अगला क्वेश्चन 7 के बाद पहले का 8 क्वेश्चन दोस्तों। पहले का 8 नंबर वाला पूछा है गुणांक बताना। बहुपद दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा दोस्तों वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास क्या लिखा हुआ 1। इसका अर्थ है राइट ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, बी हो गया। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन पहले का। 9वां क्वेश्चन पूछा है 2x प्लस 4 का शून्य। तो यहाँ पर आपको शून्यक बताना है। शून्यक बताने के लिए आप इस बहुपद को शून्य के बराबर करोगे। शून्य के बराबर करोगे 4 पक्षांतर करोगे 4 माइनस का हो जाएगा। फिर x के भाग में 2 माइनस 4 के भाग में 2 हो जाएगा और इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा वो -2 होगा और -2 ए नंबर ऑप्शन को बता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10वां है उस बिंदु के भुज और कोटि। भुज करते हैं दोस्तों एक्स एक्स, कोटि करते हैं वाई एक्स। एक्स एक्स का निर्देशांक 3 है, वाई एक्स का निर्देशांक 4 है। तो ये पूरा निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स, भुज करते हैं एक्स 3 और वाई कोटि करते हैं 4। वाई का मान माइनस है, एक्स का मान प्लस है दोस्तों। तो ये चतुर्थांश में होगा, फोर्थ चतुर्थांश के अंदर होगा। चतुर्थांश होगा। इसका अर्थ है इसका राइट ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। एक्स का मान 3 है, वाई का मान -4 है। अगला देखिए दोस्तों, एक पहले के 10 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको खालिस्तान को भरना है। तो दूसरे का पहला देखिए, दूसरा का पहला मैं पढ़ रहा हूँ। ये एक घात वाले बहुपद को कैसा बहुपद बोला? एक घात वाले बहुपद को दोस्तों रेखिक बहुपद बोला जाता है। रेखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को दोस्तों रेखिक बहुपद बोला जाता है। दूसरा प्रश्न, यदि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती है, इस प्रकार करती है, तो इनमें जो कोण बनेंगे उन कोण बराबर होंगे। करे तो कोण तो शीर्षाभिमुखी कोण, इनमें जो कोण बराबर होंगे दोस्तों उन कोणों का नाम होगा शीर्षाभिमुखी कोण। कोणों का जो बराबर होगा उनको शीर्षाभिमुखी कोण कहते हैं। मुखी कोण बराबर होगा। इस प्रकार सेकंड लाइन होगा। तीसरा प्रश्न देखिए दूसरे का, यदि कोण जिनका योग 180 डिग्री है उन्हें दोस्तों समपूरक कोण कहते हैं। उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो तीसरी खाली स्थान में दोस्तों समपूरक। चौथा देखिए, चौथा दोस्तों है पूर्ण अपने भाग से हमेशा छोटा होता है। तो चौथी खाली स्थान पे छोटा हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए दूसरे का, सभी समकोण होते हुए एक दूसरे के बराबर होते, बराबर भी कर सकते हैं और यहाँ लंब भी कर सकते हैं। समकोण एक दूसरे के लंब होते हैं। अगला देखिए छठा क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। अब समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण दोस्तों होता है वो 60 डिग्री का होता है। 7वां क्वेश्चन देखिए दूसरे का, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण बनेंगे दोस्तों वे बराबर बनेंगे। अगला देखिए दोस्तों 8वां दूसरे का, 8वां कहता है अर्धवर्त का कोण। अब अर्धवर्त में जो कोण बनेंगे दोस्तों वो 90 डिग्री का होगा। जैसे कि मेरे पास ये मैंने एक अर्धवर्त दिया, यहाँ पर मैं इस अर्धवर्त की यहाँ पर कोण बनाऊंगा दोस्तों, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। अर्धवर्त पर बना कोण दोस्तों 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
पहला और दूसरा, पहला ऑप्शन का था, दूसरा रेगिस्तान का था, जो इस प्रकार के रेगिस्तान को आपको भरना है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 7/8 का दशमलव प्रसार। अब इसका आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार बताना है। इसका अर्थ है 7 के अंदर 8 का भाग करना है। पहले जाएगा नहीं तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा के 0 यहाँ पर 0 दोगे। अब 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 7 8 कितने होते हैं 56, और 7 9 63 है। इसका अर्थ है 7 9 8 का भाग आपको 7 में देना। 8 में 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 का भाग है 72 में, 70 में 8 बार जाएगा, 64 आएगा। फिर शेष पर 200 कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब 0 एक 8 और लगाओगे। अब इसके 8 का भाग यहाँ पर 7 बार जाएगा, 8 7 56। अब यहाँ पर शेष पर दोस्तों 4 बच गया, 0 लगाओगे। 8 का भाग अब 40 में कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया। इस प्रकार आपके पास दशमलव प्रसार आया दोस्तों, वो आया, दशमलव प्रसार आया 0.875। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कहता है 64 सही 64 1/2, 64 की घात दी हुई है 1/2। यहाँ पर वर्ग, आपको आंसर बताना। वो 1/2 का अर्थ होता है दोस्तों वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल 8 है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, या दूसरे तरीके में आप कर सकते हैं कि आपको पता है 64 अर्थ होता है 8 की पावर 2, और ऊपर 1/2 पावर है। पावर के ऊपर पावर होती है दोस्तों, पावर का गुणा होता है, 2/2 हो जाएगा। इसका अर्थ 8 की पावर 1 आ जाएगी दोस्तों, 8 उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों मूल बिंदु यानी ओरिजिनल पॉइंट, मूल बिंदु के जो दोस्तों निर्देशांक होते हैं वो दोस्तों x का मान भी 0, y का मान भी 0। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो स्तरों वाले रैखिक समीकरण के कितने। अब दो स्तर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे दोस्तों, इनके हल अनंत होंगे, अनंत होंगे, हल होंगे वो दोस्तों अनंत होंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज के दो गुण बताएं। अब समांतर चतुर्भुज के आप गुण दो भी लिख सकते हैं। आमने सामने के कोण, आमने, आप पहला गुण आमने सामने की कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपको समांतर चतुर्भुज के दो गुण बताने। दूसरा आपको ये बताना है, एक और गुण मिला, आमने सामने के कोण बराबर लिख दिया। दूसरा आप ये भी लिख सकते विकीर्ण परस्पर, विकीर्ण परस्पर समधि भाजित होते, समधि भाजित होते, विकीर्ण दोस्तों परस्पर समधि भाजित होते। इस प्रकार 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, देख लीजिए एक बार। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है त्रिभुज की सर्वांग समता के दो नियम। 8 नंबर कहता है त्रिभुज के सर्वांग समता, त्रिभुज के सर्वांग समता होने के लिए दो नियम लिखता हूं। पहला नियम है एस ए एस, और दूसरा नियम है ए एस ए। ये कहता है भुजा कोण, भुजा नियम ये कहता है कोण भुजा कोण नियम। अगला देखिए दोस्तों 9 नंबर। 9 नंबर कहते हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा। अब क्षैतिज रेखा का तो दोस्तों नाम होगा क्षैतिज रेखा, उसका नाम होगा दोस्तों एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा दोस्तों उसका नाम होगा वाई अक्ष। अगला देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन। 10वां है एक्स अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु। अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उन बिंदुओं को दोस्तों मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भुज किसे कहते हैं। भुज का अर्थ है दोस्तों एक्स निर्देशक, भुज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक्स निर्देशक। अगला देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन। 12वां कहता है ये जो पॉइंट दिए गए वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहला ही दूसरा 2 और 4 दिया गया है दोस्तों, -2 और 4। अब x का मान -2 है, y का मान प्लस है, ये दोस्तों सेकंड में होगा।
अगला है 3, -1। दोस्तों 3, कर दे, प्लस का 3, x का मान प्लस है, y का मान माइनस है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ के अंदर। अगला देखो 1, 2, 1, अगला दोस्तों फर्स्ट के अंदर हो जाएगा। अगला -3 और -5 दोनों माइनस के, इसका अर्थ ये हो जाएगा दोस्तों तीसरे के अंदर। इस प्रकार देखिए दोस्तों 8 से लेकर 12 तक की। अगला रहेगा खंड ब के क्वेश्चन 13 से। देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। आपके पास दो परिमेय संख्या दी गई है, उनके मध्य की परिमेय संख्या बताएं। 3/5 और 4/5। तो इनको सॉल्व करने का सिंपल तरीका देखिए, 3/5 को मैं थोड़ा हर को अंश को सेंस कर दूंगा। अंश यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मैं इनको थोड़ा गैप ज्यादा ले लूं, यानी ऊपर नीचे मैं 6 का गुणा करूं, तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा 18/30। इसी प्रकार मैं 4/5 को भी ऊपर नीचे 6 का गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर 100 बटा कितना हो गया दोस्तों 30। अतः आप कह सकते हैं 18/30 व 100/30 के मध्य परिमेय संख्या। यदि आपके पास दोस्तों कोई परिमेय संख्या दी हुई है तो आप उनमें किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऊपर 6 का गुणा किया, नीचे भी 6 का गुणा कर सकता हूँ, तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ। अब इन दोनों के मध्य संख्या बतानी है आपको। 18 के बाद कौन होता है 19, एक पहली हो जाएगी 19/30, उसके बाद हो जाएगी 20/30, उसके बाद हो जाएगी 21/30। इस प्रकार आपको 3 परिमेय संख्या बतानी है। अगला देखिए दोस्तों शब्दों क्वेश्चन क्या कहता है, 1/वर्गमूल 2 का परिमेयकरण करता, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करते हैं, हर वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दो, वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पर ऊपर आपके पास दोस्तों वर्गमूल 2 आएगा और नीचे वर्गमूल 2 का वर्गमूल वर्गमूल 4 आएगा। इसको आप और सोल्व करोगे तो वर्गमूल 4 का मान होता है 2। इस प्रकार हरों का परिमेयकरण का आंसर आएगा वर्गमूल 2/2। 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन कहता है बहुपद px x-5 का शून्यक बताना। बहुपद दिया है px बराबर x-5, शून्यक बताना तो px को 0 के बराबर करो। x-5 की वैल्यू दोस्तों 0, x बराबर कितना आया 5, और ये इनका शून्यक है। ये इनका दोस्तों क्या है शून्यक। देख लीजिए क्वेश्चन 13 से लेकर 15। अगला देखिए दोस्तों 15 हो गया 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कहता है बहुपद दिया गया है, आपको सत्यापित करना। एक बहुपद दिया है px बराबर x² - 2x, आपको सत्यापित करना है कि 2 और 0 शून्यक है या शून्यक है, आपको जांच करनी है सत्यापित। तो आप क्या करोगे, x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखोगे तो p2 कोई भी बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये किस पर निर्भर करेगा, आपके पास दो पॉइंट दिए गए, उनको अलग अलग x के बराबर 0 पे, बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो ये शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। तो मैंने x बराबर 0 रखा, पहले x बराबर 0 रखूंगा तो p2 का मान 2 की पावर 2 और -2 के साथ x का गुणा, इसका अर्थ है 2 गुणा 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर 0 आएगा। अतः आप कह सकते हैं अतः 2 px का शून्यक है, 2 px का दोस्तों क्या है शून्यक। इस प्रकार आपको इसका सेकंड पॉइंट भी ट्राई करना कि x बराबर 0 इसका शून्यक है या नहीं, और बहुपद के अंदर x बराबर 0, x बराबर 0 रखोगे तो p 0 का वैल्यू, x बराबर 0 तो पहला भी 0, अगला सेकंड पद भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार p0 का वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0 आ जाएगी। अतः आप कह सकते हैं अतः 0 px का शून्यक, px का दोस्तों क्या है शून्यक है। इस प्रकार 16 क्वेश्चन 16। अगला देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी, इस कथन को निरूपित करने वाले दो शर्तों का रैखिक समीकरण। यहाँ पर मैं कलम को एक नोटबुक की कीमत को मैं 100 रुपये मान लेता हूँ दोस्तों,
और कलम की कीमत को मैं दोस्तों y रुपए मान लेता हूँ। अब परसेंट ने दिया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट बुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी। इसका अर्थ है नोटबुक की कीमत x है, तो x कलम की कीमत की 2 गुनी, 2 गुनी का अर्थ x बराबर हो जाएगा 2y। पक्षांतर करोगे तो x माइनस 2y बराबर 0। इस प्रकार दो स्तर वाला एक रैखिक समीकरण बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए दोस्तों 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन आए, ज्यादा हल नहीं रहा। 18 क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 4 बराबर 5x माइनस 3y, इसको आपको ax प्लस by प्लस c के रूप में को ax इसको दोस्तों 4 बराबर 5x माइनस 3y को ax प्लस by प्लस c के रूप में आपको लिखना। इसका अर्थ है पहले आपको x वाला लेना है, फिर y वाला लेना और फिर असर कर देना। मैं इसको पूरा को एक साइड कर दूं, तो 5x माइनस 3y 4 उधर जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 0। इस प्रकार यहाँ के बाद जो बहुपद बना है पहले इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर आप 0 हो जाएगा और 5x का 5x 3y का 3y और इधर जाएगा 4। अब ये पूरा इधर लीजिए, वो पूरा इधर लीजिए, तो 5x माइनस 3y और माइनस 4 बराबर 0। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। अगला 19वां। 19 के अंदर दोस्तों कोई भी दो गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहला ही गुणनखंड। पहला क्या कहता है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। यहाँ पर a की वैल्यू दोस्तों 12 है, b की वैल्यू दोस्तों माइनस 7 है और c की वैल्यू 1 है। किसी भी द्विघाती समीकरण द्विघाती बहुपद का दोस्तों गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर आपके x यानी b के आप दो भाग दोगे, दो भाग इस प्रकार होने चाहिए कि उनके गुणे a और c के बराबर होने। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि b बराबर आपको माइनस 7 आना चाहिए गुणा या जोड़ और बाकी के द्वारा, और a की वैल्यू आपके पास 1 है, c की वैल्यू a की वैल्यू दोस्तों 12 है, c की वैल्यू 1 है। इन दोनों के गुणे के बराबर b के टुकड़े आने चाहिए। 12 a और c का गुणा आंसर 12 है। अब आपको ये पता करो 12 के दो संख्या गुणा है, 12 3 और 4 से आ सकता है, 12 12 और 1 से आ सकता है, 12 से और 2 आ सकते हैं। अब आप इनमें से देखिए किन की मैं जोड़ करूं या बाकी करूं, आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो इससे 7 आएगा नहीं, इससे 7 आएगा नहीं, आपके पास 7 किससे आएगा दोस्तों 3 और प्लस से आता है। इसका अर्थ है ये 7 हमारा आएगा और ये 7 माइनस का, इसका अर्थ है दोनों माइनस का ले सकता। तो आप क्या लिख सकते हैं उनके गुणनखंड 12x और 7 की जगह लिख सकते हैं 3x माइनस 4x और प्लस 1। किसी भी एक द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करना है दोस्तों, तो b को तोड़ना पड़ेगा। b को इस प्रकार तोड़ना है कि इन दोनों का गुणा, b के जो आप दो भाग कर रहे हो, दो टुकड़े कर रहे हो, उनके टुकड़ों का गुणा a और c के गुणे के बराबर है। तो पहले मैंने ये पता कर लिया कि a और c का गुणा कितना आना चाहिए, a और c का गुणा मेरे को 12 आना चाहिए। अब मैंने ये बना लिया कि 12 किन किन दो संख्या का गुणा है, 12 3 से 8, 12 1 से 2। अब इनमें से मैं ये पता करिए किन की मैं जोड़ बाकी करूं, मेरे पास 7 आ जाएगा, इससे आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, मेरे पास 3 और यहाँ से 7 है। अब 7 मेरे को माइनस चाहिए, तो दोनों माइनस कर दूं, मैं दोनों माइनस, तो 7 माइनस। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, 12 और 3 के अंदर कॉमन कराते हैं, दोनों के अंदर किसका भाग जाता है, दोनों के अंदर 3x का भाग जाता है। तो कॉमन 3x आ गया, यहाँ पर आपके पास 4x बच गया, यहाँ पर 3x की जगह 1 बच गया, तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपके पास कॉमन आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस का और यहाँ पर 1 प्लस का, माइनस लोगे तभी 1 माइनस का होगा, तो 4x प्लस का हो गया, 1 माइनस हो गया। इस प्रकार आपके पास 1 3x माइनस 1 कोष्टक बन गया, 1 4x माइनस 1 बन गया। इस प्रकार ये आपके इनके क्या हो गए गुणनखंड। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। अगला देखिए दोस्तों 19वें का सेकंड, दो गुणनखंड करने थे, मैं एक पहला और सेकंड कर लेता हूं। दूसरा गुणनखंड दोस्तों आपको कहता है x प्लस 3 का गुणनखंड, x प्लस सेकंड क्वेश्चन x प्लस 3 का गुणनखंड। दोस्तों x प्लस 3 का गुणनखंड करना है आपको, इनको दो तरीके से भी कर सकते हैं। x प्लस 3 की पावर कितनी दे रखी है, 2 रखी है,
तो इसका अर्थ है मैं आपको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर मैं ये अप्लाई करूंगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर का आंसर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इनको मैं इसका अर्थ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर के बराबर आ गया x स्क्वायर। इनको मैं अरेंज कर दूंगा, पहले x स्क्वायर वाला पद फिर x वाला पद x प्लस 9। अब यदि इनका मैं गुणनखंड करूंगा तो मैं इनको स को दो भाग करूंगा। किसी भी द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करने तो आपको स को तोड़ना पड़ेगा, यानी आपके पास x वाले पद को तोड़ना। अब इस प्रकार तोड़ना कि आपके पास a और c के गुणे बराबर आंसर आना चाहिए। a और c के गुणे का आंसर 9 है और b का आंसर सर। तो आप 9 को ऐसे स को ऐसे तोड़ो कि उन दोनों का गुणा 9 के बराबर। तो पहले आप ये लिख दीजिए कि आपके पास गुणे की संख्या 9 कौन कौन, 3 गुणा 3 से 9 आ रहा। इसका अर्थ मैं स को तोड़ूंगा तो 3 प्लस 3 में तोड़ूंगा। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखूंगा, स की जगह लिखूंगा 3x प्लस 3x और 9 की जगह लिखूंगा दोस्तों 9। तो यहाँ पर अब मैं कॉमन ले लूंगा और आपके पास आंसर हो जाएगा। तो कॉमन लेते आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है x प्लस 3 हो जाएगा, अगले के अंदर कॉमन आ रहा है 3 x प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास इनके गुणनखंड हुए x प्लस 3 और x प्लस 3। ये आपके पास क्या बन गया दोस्तों, आंसर। अगला देखिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है x माइनस वन। x माइनस वन आपके पास एक गुणनखंड दिया है जो 4x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस के 4x स्क्वायर 4x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस के। आपके पास ये दिया गया, ये इनका गुणनखंड है, के की वैल्यू बताएं। दोस्तों कोई भी बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है, यानी ये गुणनखंड इस बहुपद का है, तो इसका अर्थ है x माइनस वन से मैं x की वैल्यू रखूंगा इस बहुपद के अंदर और इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। आपको पता है x माइनस वन, इसको मैं px कर देता हूं, x माइनस वन px का गुणनखंड है, x माइनस वन px का गुणनखंड है तो p1 x माइनस वन से x की वैल्यू 1 निकलेगी तो p1 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी। इसका अर्थ है मैं px के अंदर x बराबर क्या रख दूंगा, 1। px के अंदर x बराबर 1 रखूंगा तो p1 क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4 गुणा 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2 माइनस 4 1 और प्लस p1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि x माइनस वन px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 3, 4 से 4 दोस्तों कैंसिल। इस प्रकार यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 प्लस 3। दोस्तों k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इधर भेजूंगा माइनस हो जाएगा, तो दोस्तों k की वैल्यू आपके पास कितनी आई, माइनस की 3। यदि कोई बहुपद px का कोई x माइनस वन गुणनखंड है दोस्तों, x माइनस वन से x की वैल्यू निकालो और बहुपद के अंदर रखोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। और प्रश्न ने बोला है कि यह इसका गुणनखंड है, इसका अर्थ x माइनस वन का अर्थ x की वैल्यू 1 और px को क्या बनाएगी, 0 बनाएगी। अगला देखिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, 21वां क्वेश्चन गुणा करना है, स वर्गमूल 5 गुणा 5 वर्गमूल सॉरी 2 वर्गमूल 5, इन दोनों का गुणा करना। तो वर्गमूल बिना वाली संख्या से गुणा करोगे 12, वर्गमूल वाली संख्या से गुणा करोगे 25 वर्गमूल और वर्गमूल 25 का दोस्तों मान होता है 5, 12 का गुणा 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 7। इस प्रकार आपका आंसर कितना बन गया, 7। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है समीकरण के 4 अलग अलग हल बता। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6, इसके 4 अलग अलग 4 अलग अलग हल करता है, x की कोई भी 4 वैल्यू रखो और y की वैल्यू प्राप्त करो। मैंने x बराबर 0 रखा तो 0 प्लस 2y बराबर से, तो y बराबर कितना आया 6/2 और y बराबर कितना आया दोस्तों 3। इस प्रकार ये पहला हल। दूसरा हल x बराबर कितना रखो 1, कोई भी आप x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू प्राप्त करिए। ये समीकरण की 4 अलग अलग है। x बराबर 1 रखा तो 1 प्लस 2y बराबर कितना आ गया 6,
2y बराबर कितना आया स माइनस एक, क्योंकि एक उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर कितना आया 5। दोस्तों y बराबर कितना आया 5/2। अगली x की वैल्यू आप कोई भी रखिए 2, x की वैल्यू 2 रखोगे 2 + 2y बराबर दोस्तों स आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखोगे। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा स - 2। 2y बराबर दोस्तों 4 हो जाएगा, y बराबर 2 का भाग 4 में 2 बार, इस प्रकार y की वैल्यू ये तीन अलग अलग है। सौताल x बराबर आप 3 रख दो, x बराबर जब 3 रखोगे तो इस समीकरण के अंदर 3 + 2y बराबर कितना हो जाएगा स। 2y बराबर दोस्तों स - 3, 3 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर दोस्तों 3 आया, तो y बराबर कितना आया 3/2। इस प्रकार x के अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू प्राप्त की, और यही इस समीकरण के क्या कहलाएंगे हल कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 22वें के बाद 23वां। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है 23वां k का मान ज्ञात कीजिए x बराबर 2। k का वैल्यू निकालिए, x बराबर 2 दिया, y बराबर 1 दिया हुआ है, और आपके पास एक समीकरण दिया गया है इक्वेशन। समीकरण ये दिया गया है कि 2x + 3y बराबर k। इस समीकरण में x और वैल्यू y की वैल्यू दे दी, आपकी k की जगह बताना। इसका अर्थ x और y की वैल्यू इसमें रखिए, k का मान निकालिए। x की जगह रखो 2, 2 के साथ x है, इसका अर्थ है 2 × 2 हो जाएगा। y की जगह 1 रखना है, इसका अर्थ y के साथ 3 है, तो 3 × 1 हो जाएगा बराबर k का। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इस प्रकार k की वैल्यू दोस्तों कितनी प्राप्त हुई 7। अगला देखिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन। 24वां आपको एक सिद्ध करना है AC बराबर, आपके प्रश्न में दिया है AC बराबर क्या है BD, और आपको प्रूफ क्या करना देगी। प्रूफ करना है दोस्तों AB बराबर क्या होना चाहिए CD। कैसे प्रूफ करोगे देखो, लाइन किस प्रकार की है, एक लाइन है, यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु, ये C बिंदु है दोस्तों, ये D बिंदु। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, आपके पास दिया हुआ वो लिखिए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD। अब AC बराबर BD आपको सही है AB बराबर CD, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ BC घटाने पर, BC दोनों पक्षों में BC घटाने पर, किसी भी इक्वेशन के अंदर आप किधर भी समान संख्या जोड़ते हैं और घटाते हैं तो इक्वेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, BC दोनों तरफ घटा दो, AC माइनस BC करो, और BD के अंदर भी BC घटा दो। अब आप लाइन को देखिए, AC में से जब BC निकलेगा, AC ये लाइन है, इसमें से BC निकल जाएगा, B से क्या बचेगा AB, तो लेफ्ट की तरफ AB आ गया। अब BD ये पूरी लाइन है, इसमें से BC निकालोगे, B से क्या बचेगा CD। इस प्रकार आपके पास क्या आंसर बना होगा AB बराबर CD, और यही आंसर इतनी सीधा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां। 25वां दोस्तों आपको ग्राफ पास में लिखा हुआ है, उसको देख के कुछ आंसर दे दें। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 25वां क्वेश्चन क्या था, पहला ग्राफ आप देख लीजिए पास में, बी का निर्देशांक। 25वें का पहला क्या है, बस बी का निर्देशांक। जब आप बी पॉइंट को ग्राफ में देखोगे तो ये सेकंड के चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थ में x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 2 है, इसका निर्देशांक -5, 2। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है सी का निर्देशांक। दोस्तों सी का निर्देशांक पूछा है, तो सी पॉइंट है तीसरे के अंदर, जहां पर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -5 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -5, फिर x की वैल्यू +5 है और y की वैल्यू -5 है, तो 5, -5। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है निर्देशांक 5, -5 का ये बिंदु बताना, द्वारा इसका का बिंदु बताना है, तो ये किस बिंदु का निर्देशांक है, तो ये 5, -5। अब 5, -5 आप देखोगे तो ये सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु इसका है सी। चौथा प्रश्न देखोगे निर्देशांक -5 और +2 द्वारा पहचाना गया, -5 + 2 आप देखिए
ये बी का बिंदु। कौन से का बिंदु है दोस्तों? बी का बिंदु। पांचवा देखिए, पांचवें डी का भुज। डी का भुज करते हैं, डी बिंदु को पहचानिए और उनमें एक्स निर्देशांक को देखिए। डी बिंदु है दोस्तों, पहले के अंदर एक्स का मान 6 है तो भुज का मान 6 हो जाएगा। छठा बिंदु, छठा है एस की कोटि। एस बिंदु को, एस की कोटि, एस बिंदु को पहचानिए और वहां के वाई निर्देशांक को देखिए। एस बिंदु दोस्तों आपके पास तीसरे के अंदर और वाई के पॉइंट -3 है तो यहाँ पर आपके पास कोटि हो जाएगी -3। ये आपके पास 25वां क्वेश्चन 6वां। अगला देखिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। 26वां क्वेश्चन दोस्तों, 26वां क्वेश्चन कहता है आपके पास एक आकृति दी गई है, इस प्रकार की रेखाएं दी गई है और उनमें एक तिर्यक रेखा दी गई है। इसका कोण x है, ये कोण y है और ये कोण z है। ये AB रेखा है, ये CD रेखा है, ये EF रेखा है। और यहाँ पर आपके पास नाम हो गया और फिर इसमें क्या क्या दिया हुआ वो लिखो। दिया हुआ है कि AB समांतर CD, दूसरा CD समांतर EF, ये दो बातें दी हुई और y और z का अनुपात 3 और 7 अनुपात। और आपको ज्ञात क्या करना दोस्तों? ज्ञात करना, वो भी लिख दीजिए, ज्ञात करना x का मान, यानी x डिग्री, x कोण है, इनमें कितने डिग्री का कोण होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, जब कोई दो समांतर रेखा उसके ऊपर एक तिर्यक रेखा होती है, x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पता होनी चाहिए। x और y को मेरे को पता, x और y दोनों दोनों को तिर्यक रेखा के एक तरफ वाले अंत कोण कह सकते हैं। दोस्तों तिर्यक रेखा के एक तरफ वाले अंत कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। अब ये जो y और z बन रहे हैं दोस्तों, ये किस प्रकार के, यहाँ पर आपके पास y और z अनुपात दिया गया है 3:7। अब आप कह सकते हैं कोण, इस लाइन को देखिए, यहाँ पर z है। अब z का आप एक कोण ढूंढिए, संगत कोण, z का संगत कोण। यहाँ पर आप लिखिए कोण z का संगत कोण। z का जो संगत कोण होगा दोस्तों, उस कोण का नाम हो जाएगा ये कोण। यहाँ पर z है तो ये भी z होगा, इसका अर्थ इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? इस बिंदु का नाम मैं ले लेता हूँ O। इस बिंदु का आपके पास नहीं दिया, मैं O बिंदु ले लेता हूँ। O, ये P ले लेता हूँ और ये Q ले लेता हूँ, OPD। तो कौन हो जाएगा? OPD। इसका मान आपके पास दोस्तों कितना रहेगा? Z रहेगा। अब आप कह सकते हैं y और z दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, इसका अर्थ है y और z के दोनों कोणों का योग 180। 70 से वापस आप लिखोगे 70 से कोण CPO, कोण CPO प्लस OPZ, कोण OPZ, इन दोनों का मान कितना होता है? 180। इसका मान y है और इसका मान दोस्तों कितना? z। इस प्रकार y और z का योग कितना हो गया? x। y और z का योग दोस्तों 180 डिग्री और y और z का अनुपात दिया है 3:7 दिया हुआ, वो लिखिए। अब दिया हुआ है y और z का अनुपात 3:7, तो y बराबर दोस्तों हो जाएगा 3x और z बराबर हो जाएगा 7। तो आप कह सकते हैं 3x प्लस 7x बराबर कितना रहेगा? 180। ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 10x बराबर 180। 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब x की वैल्यू 18 आई है जो इससे आई है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी? y कोण, y का कोण, y का जो कोण निकला दोस्तों, वो कोण निकल जाएगा 3 गुणा 18 के साथ करोगे 154 डिग्री। y जगह जो कोण रहेगा दोस्तों, ये 154 डिग्री आएगा। अब आपको पता है x और y दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ अंत कोण है। हम जानते हैं x और y के दोनों का योग 180 डिग्री होता है। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 154 डिग्री, x प्लस 154 बराबर कितना लिख सकता हूँ? 180। x बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 154। अब 180 में से 154 निकालोगे, पीछे क्या बच जाएगा?
यहाँ पर सर और यहाँ पर 2 1, इसका अर्थ है x की वैल्यू आएगी 126 डिग्री। ये आपके पास दोस्तों क्या हो गया इनका आंसर, देख लीजिएगा। अगला देखिए 27। 27 का क्वेश्चन दोस्तों, 27वें क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 27वें के अंदर एक आपके पास आकृति दी गई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ वो लिखिए, दिया हुआ ए सी बराबर ए डी। और दूसरी बात ये ए बी रेखा कोण ए का समद्वि भाजित करती, समद्वि भाजित करता। कोई रेखा किसी कोण का समद्वि भाजित करता है, इसका अर्थ है कोण के इस रेखा के ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आप कह सकते हैं कोण सी ए बी बराबर कोण सी ए बी बी ए डी, बी ए डी, ये दो बातें दी रखी। और आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना वो देगी, सिद्ध करना। सिद्ध दोस्तों ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होना चाहिए, त्रिभुज ए बी डी, इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा इनको उपपत्ति देखिए, उपपत्ति। इन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए आपके पास 3 नियम बताना चाहिए। एस ए एस नियम होना चाहिए, एस 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 नियम होना चाहिए, ए एस ए नियम होना चाहिए, या ए ए एस नियम होना चाहिए। 3-4 नियम आपको पता होना चाहिए। किसी भी दो त्रिभुजों के सर्वांशम सिद्ध करने के लिए या तो इनकी 2 भुजा एक कोण, या तीनों भुजा, या 2 भुजा एक कोण, तो 2 कोण और एक भुजा। तो यहाँ पर आप देखिए त्रिभुजों के अंदर जो दो त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध करना है वो ए बी सी, ऊपर वाला ए बी डी, एक इस रेखा ए बी रेखा के नीचे वाला त्रिभुज ए बी रेखा के ऊपर वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर पहले वाली बात हो जाएगी ए बी बराबर ए बी, जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ। एक बात कंप्लीट। दूसरी बात परसेंटेज दी है ए सी बराबर क्या है ए डी, ए सी बराबर ए डी, ये परसेंटेज दिया हुआ। तीसरी बात यहाँ पर कोण बराबर दे दिया, कोण ए का समद्वि भाजित हो रहा है ए बी के द्वारा, तो सी ए बी कोण सी ए बी बराबर हो जाएगा बी ए डी, बी ए डी, ये भी परसेंटेज दिया हुआ। तो यहाँ पर दो भुजाओं के नाम आ गए, एक कोण का नाम आ गया, तो आप कह सकते हैं अतः एस ए एस नियम, एस ए एस नियम, त्रिभुज नाम है ए बी नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी। इस प्रकार ये प्रश्न आपके सॉल्व हो गए, देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए 28 और 29। अगला देखिए दोस्तों 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, 28वां का मैथ वाला सेकंड कर रहा हूं, देख लेना। सिद्ध कीजिए सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण बनाती। यहाँ पर दो वृत्त दिए सर्वांशम, दो वृत्त दिएंगे सर्वांशम करते हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्या बराबर है। इन दोनों को मैं इस प्रकार का एक जीवा बना लेता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया बराबर जीवा, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। दूसरा इस प्रकार की जीवा बनाई मैंने, और इस जीवा का नाम है पी क्यू, और इनके केंद्र का नाम है आर। ये दो वर्त दिए, दोनों वर्त सर्वांश है। पर्सन ने यहाँ पर दिया हुआ क्या वो लिखी, दिया हुआ पहली बात दी हुई है दोनों वर्त सर्वांश। दूसरी बात इसमें दोनों वर्त सर्वांश है,
दूसरी बात इसमें दी है BC बराबर PQ, समान जीवा, समान जीवा। अब दोस्तों दोनों वर्ग सर्वांग सम होंगे। आप कह सकते हैं कि A से B, A से C, इन दोनों का मान P से R और R से Q, क्योंकि ये त्रिज्या जो बराबर लंबाई की होगी। अब आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना, वो देखिए सिद्ध करना। सिद्ध ये दोस्तों करना है कि कोण BAC का मान कोण PRQ के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कोण क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हल स्टार्ट करूंगा। उपपत्ति से उपपत्ति, किसी भी दो त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे और जीवा के द्वारा बना केंद्र पर कोण बराबर का माप का होना चाहिए दोनों त्रिभुजों में, ये प्रश्न सिद्ध हो रहा है। तो इन दोनों कोणों को मैं सिद्ध करने के लिए ये दो कोण जिस दो त्रिभुजों में लागू हो रहा है उन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। इसका अर्थ ABC त्रिभुज और PRQ त्रिभुज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहले त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR को सर्वांग सम सिद्ध करने पर, सर्वांग सम सिद्ध करने पर दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। सर्वांग सम का नियम बताएं कि BC इसमें भी बराबर है। पहले मेरी बात हो जाएगी BC बराबर है PQ, कोष्टक में लिख दोगे समान जीवा, प्रश्न ने बोला है जीवा है दोनों की और जीवा बराबर है। तीसरी बात इसमें लिखोगे, दूसरी बात इसमें लिख दोगे त्रिज्या, यानी A से B P से R, A से B P से R, ये त्रिज्या है और दोनों वर्ग सर्वांग सम है तो त्रिज्या बराबर रहेगी। तीसरी बात, तीसरी में भी त्रिज्या हो जाएगी A से C और R से Q, A से C और R से Q, और ये भी उसकी क्या है त्रिज्या। इस प्रकार इस त्रिभुज के अंदर, इस दोनों त्रिभुजों के अंदर तीनों भुजा बराबर लंबाई के आगे, अतः एस नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम PQR, तो कोण जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो CPCD नियम, CPCD क्या कहता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CPCD कहता है। तो CPCD से कोण BAC से कोण BAC बराबर हो जाएगा PRQ, और ये आपको सिद्ध करना। देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों 28। अगला 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 29 क्वेश्चन का ये देखिए कि सकरीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। सकरीय दोस्तों चतुर्भुज का अर्थ है एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज। मैंने एक वृत्त लिया, सर्किल लिया और इसके अंदर एक चतुर्भुज बना लिया, उसका नाम A B C और D ले लिया। अब क्वेश्चन ने बोला यह सकरीय चतुर्भुज है, एक सकरीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है या नहीं होता। पहले मैंने दिया वाक्य आपको, मैं एक एक चीज देख रहा हूं, ध्यान देना। A B C D एक सकरीय चतुर्भुज, सक्रिय चतुर्भुज का अर्थ होता है दोस्तों वृत्त के अंदर चतुर्भुज। दूसरी बात आपको इसमें दी गई है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना वो लिख दीजिए, सिद्ध करना, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सिद्ध करना है ABCD एक आयत, ये बात है। अब आयत की परिभाषा आपको बता, आयत के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण में बैठेगी। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज आपको दे रहेगा। इसका अर्थ है पहली बात तो सिद्ध है कि ABCD के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर। अब इस प्रश्न के अंदर आपको ये बात लाने के लिए केवल इनके प्रत्येक कोणों को 90 डिग्री से दिखाना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उपपत्ति स्टार्ट करूंगा। हम जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि एक सक्रिय चतुर्भुज के अंदर जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है।
हम जानते हैं कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना आता है 180 डिग्री। सकरीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का माप होता है, योग होता है, वो दोस्तों 180 डिग्री होता है। क्या होता है, जैसे कि मैं ये एक सर्किल बनाऊंगा, आप पता है आधा सर्किल यहाँ से मैंने व्यास की थी, आधा सर्किल बन गया। इसका अर्थ है एक अर्धवर्ष पर बना कोण कितने डिग्री का होता है 90। तो यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, इसका अर्थ है आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी। और दूसरी बात आपको बताएं कोण, परंतु यहाँ पर आप लिखिए परंतु कोण डी बराबर कोण बी है। ये भी बात आपको पता है। सक्रिय शत्रुभुज की परिभाषा से मैंने ये लाइन लिखी, समांतर शत्रुभुज की परिभाषा में ये लिखी, आमने सामने के कोण बराबर। अब दोनों को मैं अप्लाई करूंगा, इनका मान इसमें रखूंगा, डी की जगह बी रख दूंगा। तो कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180। तो 2 कोण बी बराबर कितना आया 180 डिग्री। कोण बी बराबर कितना आया दोस्तों 90 डिग्री। जब कोण बी का मान 90 डिग्री आ गया तो कोण डी भी कितना हो जाएगा 90। तो कोण ए भी कितना हो जाएगा 90 और कोण सी भी कितना हो जाएगा 90। इस प्रकार अतः ए बी सी डी एक क्या है दोस्तों आयत। इस प्रकार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के क्लास 9th विषय मैथ और क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए गए। धन्यवाद दोस्तों।